इंस्ट्रूमेंट्स में यार देखो, हमें इतने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। जैसे करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं कि ये एमीटर होता है फॉर द करंट, और वोल्टेज को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट नोन एज वोल्ट मीटर। ये दो फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके अलावा एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ये तीन बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए काम आते हैं। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसमें आता है मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, और तीसरा कंसेप्ट आता है आपके लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये तीनों होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इन सब के अलावा जो सबसे डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे इसके अंदर, वो एक है जो थोड़ा सा कम समझ आता है, वो होता है हमारे लिए पोटेंशियोमीटर। और उसमें एक और इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है हमको, रियोस्टेट। ठीक है, इतने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं आपको। ये सब लैब वाले पार्ट है। तो पहले ना कुछ चीजें आपको दिखा देते हैं यार, कोशिश करेंगे पूरी। रियोस्टेट कुछ ऐसा है, ये देखा कहीं तक इस टाइप की चीज? यस सर, लैब में एक ही बार लैब में देखा था सर। तो टाइट हाँ, अब करके देखिए वो रेजिस्टेंस चेंज यहाँ कर पर एक स्क्रू लगा हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पर एक स्क्रू है, ठीक है, एक स्क्रू यहाँ पर है, ये दो, और ऊपर एक ये ब्लैक कलर का स्लाइडर है, इसको हम आगे पीछे ऐसे स्लाइड कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, मतलब ये इसको हम पुश करके स्लाइड कर सकते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड। और अगर आप देखोगे तो इस स्लाइडर के साथ भी एक कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पर। यस सर। तो टोटल इसमें तीन टर्मिनल्स हैं। एक ये दो जो नीचे स्क्रू देख रहे हो आप, देखिए ये स्क्रू यहाँ पर, एक स्क्रू यहाँ पर, और ये जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा होगा ये एक वायर है पूरा। मतलब ये पता नहीं आपको वीडियो में उतना क्लियर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ट्राई करते हैं। इस स्क्रू के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये वायर दिख जाएंगे आपको। दिख रहे हैं। इधर वाले स्क्रू पर भी ये वायर जा रहे हैं। यस सर। तो ये जो वायर है इस स्क्रू से स्टार्ट करते हैं और ऐसे सिलेंडर के अराउंड इसको रैप करके और दूसरे स्क्रू तक लेकर के जाते हो आप यहाँ पर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। और अगर आप देखोगे तो ये काफी क्लोजली पैक्ड है, कहीं पर भी आपको दो टर्म्स के बीच में गैप नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा पेंट किया हुआ है इसको। यस सर। ठीक है, और एक स्क्रू यहाँ पर भी है, इधर ऊपर। तो दो यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। ये वाला स्क्रू एक्चुअल में इससे कनेक्टेड होता है, स्लाइडर से कनेक्टेड होता है। तो अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले रियोस्टेट की बात करते हैं। तो इसको दो पर्पस के लिए काम करते हैं। इसका यूज दो तरीके से होता है। एक यूज इसका होता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, मतलब पोटेंशियल डिवाइड करने में इसका काम करते हैं। और दूसरा इसका एक और काम होता है एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। दो पर्पस ऑफ रियोस्टेट किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, जिस सर्किट में पोटेंशियल डिवाइडर में पहले तो कंसेप्ट कौन सा यूज होता है, पोटेंशियल डिवाइडर में हम ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हों और इनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, मतलब कि R1 के अक्रॉस V1 और R2 के अक्रॉस V2, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस, इनको निकालने का भी हमारा एक कंसेप्ट होता है दैट V1 विल बी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय द टोटल रेजिस्टेंस, जो करंट हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय R1, ओम्स लॉ। एंड V2 निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय द टोटल रेजिस्टेंस व्हिच मींस करंट मल्टीप्लाइड बाय R2, ओम्स लॉ। क्लियर है ये प्रिंसिपल? यस सर। यस सर।
तो ये स्लाइडर जो है ना, जो स्लाइड करने वाली चीज है, ये बेसिकली क्या करता है, ये पूरे वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हम जो डायग्राम बनाएंगे वो तो सिलेंडर के फॉर्म में नहीं बनाएंगे, तो डायग्राम को समझने के लिए आपको कुछ ऐसा समझना पड़ेगा कि हमारे पास इस तरीके से एक कंप्लीट वायर है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये ए और बी कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो ये ए और बी ये वाले पॉइंट्स होते हैं जो स्क्रू वाले पॉइंट्स है। एक को ए नाम दे देते हैं, एक को बी नाम दे देते हैं, तो ए एंड बी, और इनके बीच में हमने वायर को रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखाया है। वो वायर एक्चुअल में ये है जो सिलेंडर के ऊपर है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो स्लाइडर है यहाँ पर, उस इसको स्लाइडर को एरोस हम दिखा ऐसे देंगे। एरो थ्रू एरो रिप्रेजेंट करते हैं, स्लाइडर एस लिख करके, और ये वाला स्लाइडर आगे जाकर के इधर किसी स्क्रू से अटैच है, उसको हम सी नाम दे देते हैं। तो ए बी एंड सी ये तीनों स्क्रू हो गए। ये पूरा वायर हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखा दिया और स्लाइडर को पॉइंट एस के थ्रू एरो से दिखाया है, और ये इसका पॉइंट सी हो गया। अब एज अ पोटेंशियल डिवाइडर जब हमको यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके जो ये वाले स्क्रूज हैं ए और बी, इनको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। सपोज वो बैटरी वी पोटेंशियल डिफरेंस की है। अब स्लाइडर क्या काम करता है, ये जो स्लाइडर है ये इस पूरे वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जहां पर भी ये स्लाइडर का प्रॉपर स्ट्रिप टच करता है, उसके इधर की तरफ जितने टर्न्स एक तरफ होंगे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस R1 का काम करेंगे, और जितने टर्न्स दूसरे साइड होंगे ये हमारे लिए रेजिस्टेंस R2 का काम करेंगे। मतलब कि जहां पर स्लाइडर पुट किया उसके एक तरफ की ये टोटल रेजिस्टेंस R1 और एक तरफ का टोटल रेजिस्टेंस R2। समझ आया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. और यही वाला प्रिंसिपल अप्लाई करें तो R1 और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होंगे। अब हम ये मान लें कि जो हमारा रिएक्टर है इसकी ये पूरी लेंथ, मतलब ये जो वाइंडिंग्स है ये टोटल L लेंथ की है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है, और ये जो कॉपर स्ट्रिप यानी जहाँ पर स्लाइडर है ये लेंथ स्मॉल x है। तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रपोर्शन नहीं होगा। टोटल लेंथ L है और मान लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। टोटल लेंथ L और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो अप टू स्मॉल x लेंथ कितना रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। तो R1 की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस बाय द टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल x, अगर ये लेंथ स्मॉल x है, और ऑब्वियसली दूसरे साइड L माइनस x लेंथ होगी, तो रेजिस्टेंस R2 लिख सकते हैं R बाई L मल्टीप्लाइड बाय L माइनस x। यानी कि अगर हम इस स्लाइडर को पुश करें तो हम क्या चीज वेरी करेंगे इसमें से, अगर इसको हम इनवर्ड आउटवर्ड पुश करते हैं तो वेरिएबल चीज क्या बनेगी, रेजिस्टेंस। एंड करस्पॉन्डिंगली हमारे R1 R2 वेरी करते रहेंगे। Yes. तो अब यही वाला प्रिंसिपल लगाइए तो V1 कितना आएगा, मतलब रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका मतलब हुआ पॉइंट A और पॉइंट C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि R1 जहां पर स्लाइडर है वो उसका आउटपुट पॉइंट C पर निकलता है और ये पॉइंट A, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड द पॉइंट S, और यू कैन से पॉइंट C यानी VAC, which is the potential difference of resistance R1। इसी प्रिंसिपल के हिसाब से V divided by total resistance R1 plus R2, total resistance is capital R multiplied by the resistance R1, which is R by L multiplied by X। यानी ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा V by L multiplied by X। एंड B और C पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सिमिलर लॉजिक से चलेंगे तो वो आ जाएगा हमारे लिए V by L मल्टीप्लाइड बाय L माइनस X। तो इसका कंसेप्ट ये है कि स्लाइडर को आप आगे पीछे मूव करते रहिए एंड करस्पॉन्डिंगली X को वेरी करते जाएं, तो पॉइंट A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और पॉइंट B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया और प्लस वो डिवीजन वेरिएबल डिवीजन, हम जितना मर्जी चाहें जिस रेशियो में चाहें उस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर विद अ वेरिएबल कंसेप्ट। पोटेंशियल का डिवीजन भी किसी फिक्स रेशियो में ना होकर के एक वेरिएबल रेशियो में किया जाता है। तो हमें मान लो 2:1 के रेशियो में पोटेंशियल डिवाइड करना है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करना है,
4:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। जिस भी रेशियो में पोटेंशियल को डिवाइड करना होगा हमें x की वैल्यू उसी हिसाब से चूज करेंगे, मतलब स्लाइडर को ऐसी जगह पर रखने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, दिस इज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। नाउ एज अ वेरिएबल रजिस्टर कैसे यूज कर सकते हैं इसको? तो वेरिएबल रजिस्टर यूज करने के लिए एक बार फिर इसी रिहेस्टेट का सिंपल डायग्राम, मतलब बड़ा अजीब सा है। देखो पेपर पे, मतलब ऑन बोर्ड और ऑन पेपर चीजें कैसे दिखती हैं और रियल लाइफ में क्या दिखता है। तो हमने ऐसे फिर से एक रिहेस्टेट लिया, ये ए और बी, यहाँ पर वो स्लाइडर वाला पॉइंट एस जो कि स्क्रू सी की तरफ गया है। हमने क्या किया, किसी सर्किट में ले जा करके कनेक्ट किया विद सम बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये वाला पॉइंट ले जा करके हम सी से कनेक्ट कर दें। मतलब इस एक्चुअल डायग्राम में जब आप कभी लैब में जाओगे तो आपको जब सर्किट कनेक्ट करना होगा तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले स्क्रू में कनेक्ट करें और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ वाले स्क्रू में, ऊपर वाले स्क्रू में। यस सर, ऐसा इसमें नहीं कराया कनेक्ट गया करना, था सर। इन दोनों में। तो अगर इन दोनों में कनेक्शंस कर दिए जाएंगे तो इस हिसाब से हमने कौन सा रेजिस्टेंस रिहेस्टेट का यूज किया है। मान लीजिए ये पोर्शन हमारा एक्स, हमने एएस, तो अगर ये लेंथ एक्स है मान लीजिए, तो इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना हुआ। अभी हम लोगों ने बताया इस लेंथ एक्स के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस विल बी द टोटल रेजिस्टेंस आर R by R L X into X. R by L into X. तो ये चीज हमारा आर एक्स बाई एल जो है वो इन सर्किट है, और ये जो बाकी का रेजिस्टेंस है ये आउट ऑफ सर्किट है, ये अभी कनेक्ट नहीं है बिकॉज बी पॉइंट ओपन होने की वजह से इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। Yes, करंट sir. जो यहाँ से निकलेगा वो क्लोज पाथ में जाएगा। तो क्लोज पाथ ये हुआ ए से लेकर के पॉइंट एस तक, फिर उसके बाद ये पॉइंट सी पे जा करके और बाहर वाली वायर से बैटरी में वापस आ जाएगा। तो सिर्फ ये रेजिस्टेंस यूटिलाइज हो रहा है और ये अनयूटिलाइज्ड बेकार रेजिस्टेंस है हमारा। Yes. तो इस हिसाब से अगर हमें इसमें करंट चाहिए तो करंट की वैल्यू लिख सकते हैं ईएमएफ ई अपॉन स्मॉल आर प्लस यूज्ड रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर हम एक्स को वेरी करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली करंट वेरी कर सकते हैं। दिस इज एज अ वेरिएबल रजिस्टर। डन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक ठीक। सर नोट मतलब कर हम लोग लिया। रेजिस्टर का रेशियो एक तरह से, या फिर जितना रेजिस्टर सर्किट में है उसको वेरी कर रहे हैं। हाँ, मान लिया पॉइंट एस अगर हमारा ए पे होता तो हम कितना रेजिस्टेंस यूज कर रहे होते। सपोज एस इज एट पॉइंट ए, 0 तो जीरो। तो zero. और अगर एस पॉइंट बी पर होता तो हम कितना रेजिस्टेंस यूज कर रहे सर होते। कंप्लीट सर R तो आपको जितना रेजिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से ये एक्स सेलेक्ट कर लीजिए। राइट यार। Yes. Yes, sir. यस तो हो गया आपका रिहेस्टेट का पार्ट। कोशिश हमने पूरी की है कि इंस्ट्रूमेंट लेकर के आपको दिखाया जाता। ना उसके बाद आते हैं इनके ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स के ऊपर पहले आएंगे। पोटेंशियोमीटर आखिरी में करेंगे, बट इनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट कहलाता है रेजिस्टेंस बॉक्स। पता नहीं चाबी डालनी होती है। चाबी ऐसे होती है, देखो भी दिखा रहे। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है, ये ब्लैक कलर का डब्बा होगा ऐसे। हाँ है ना? yes Yes, sir, sir. देखा है। Yes, पहली sir. बार में देखा दिखाया गया था। आप रेजिस्टेंसेस रीड करके बता पाएंगे क्या लिखा हुआ है, इससे हमें ये मालूम चल जाएगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस यहाँ पर इसके यस सर 1, 2, 1, 5, 5, 10, 20. तो ये रेजिस्टेंसेस है, और यहाँ पर ये दो स्क्रू कनेक्टेड हैं ऐसे, यस सर इनमें वायर से कनेक्ट होते हैं। और ये अब इसमें होता क्या है, इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। हम लोग ये सब की के फॉर्म में है, तो जिस की को मान लो हम ओपन कर देते हैं, एक्चुअली मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लिया, उसमें से एक की हमने बाहर निकाल दी, तो जो की आप बाहर निकालेंगे वहां पर 5 लिखा हुआ है। तो मतलब कि 5 ओम सर्किट में कनेक्ट हो रहा है। इसमें एक्चुअली उल्टा होता है, जब की बंद होती है तो रेजिस्टेंस डिस्कनेक्टेड होते हैं, और जब की ओपन करते हैं तो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। अब वो प्रॉपरली समझने के लिए आप क्या करोगे ना, जब ये यहाँ पर जो बॉक्स के ऊपर ये 4 स्क्रू लगे हैं, इनको खोल करके जब देखा जाता है तो अंदर इन सब रेजिस्टेंस की के अंदर तार होते हैं।
और मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसे की जाती है कि जब हम की को बंद करते हैं तो जो अंदर वायर होती है वो कट हो जाती है, मतलब जो सर्किट वहां slingshot ब्रेक हो type का जाती होता है। ये तो हाँ की जी। के थ्रू फ्लो होता है। हाँ, मतलब जब ये की ओपन होती है तो ऑन होता है, की क्लोज करने पर ऑफ हो जाएगा वो। Yes sir. मतलब अगर Yes, इसके sir. सारे की बंद है इस समय, तो इसका मतलब इसमें जितने भी ये रेजिस्टेंस है off वो है सब अभी। ऑफ है। इस टाइप का होता है Yes, sir. रेजिस्टेंस बॉक्स। तो नीचे लीवर टाइप का होता है, की डालते तो लीवर खुल जाता क्या बच्चा? है। नीचे लीवर टाइप का होता है, की डालते हैं तो लीवर खुल जाता है, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ सर की पैरेलल में कनेक्ट हो जाती होगी तो करंट उसके थ्रू फ्लो हो जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो एक्चुअली हम इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बनता है, इसके अंदर क्या होता है। अब वो तो चारों स्क्रू खोल के अगर आपको दिखाएं, अभी एक इंस्ट्रूमेंट है, दो होते तो खोल के दिखाते भी कि अंदर क्या है इसमें। बट इसका यूज कई बार किया जाता है। इसका यूज हम वीट स्टोन ब्रिज में भी करते हैं, मीटर ब्रिज में भी करते हैं और पोटेंशियोमीटर में भी करते हैं। तो पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है। वीट स्टोन ब्रिज में नॉर्मल प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास अगर 4 रेजिस्टेंसेस हैं, वीट स्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट का यूज किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। अभी ड्रॉ मत करना, हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंस है P और Q हैं, जिनकी वैल्यूज नोन है हमें, ये भी नोन है। और तीसरे जगह पर हम ये वाला बॉक्स लगा देते हैं। मतलब ये जो 2 स्क्रू हैं, एक वायर हमने एक इधर वाले स्क्रू में कनेक्ट कर दी और दूसरे वाले स्क्रू से ये वाला वायर कनेक्ट कर दिया, यानी इसके बीच में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाई है RB। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब सिंपली क्या है? अ बॉक्स विच इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंस। हम जितना रेजिस्टेंस चाहें उतना यूज कर सकते हैं। मुझे 2 ओम यूज करना है तो 2 वाली की निकालेंगे, 20 ओम यूज करना है तो 20 ओम की को बाहर निकाल दीजिए, 200 ओम चाहिए तो 200 निकाल दीजिए, 2 की बाहर निकाल देंगे तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे इसमें। Yes. सर मतलब और यहाँ रियोस्टेट पर की तरह ही है, बस डिस्क्रीट वैल्यूज की रेजिस्टेंस। राइट, हाँ, रियोस्टेट में कंटिन्यूअसली वेरिएशन है, इसमें सेलेक्टेड ऑप्शन ही है मतलब। और यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमने क्या किया, उठा करके एक बैटरी लगाई। अब वहां पर गैल्वेनोमीटर वगैरह भी लगाते हैं प्रॉपर लैब के अंदर, बट वो सब हम ड्रॉ नहीं कर रहे। गैल्वेनोमीटर और स्विच ये सब कुछ लगाते हैं इसमें। तो एक बैटरी लगाई और यहाँ पर इसको हम A और B का नाम दे देते हैं। एंड पॉइंट C और पॉइंट D के बीच में हमने यहाँ पर उठा करके एक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए। Yes. अब गैल्वेनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा होता है? तो वो डिफ्लेक्शन बताता है करंट का। करंट का डिफ्लेक्शन, हाँ। तो एमीटर क्या बताता है? वो रीडिंग करंट रीडिंग बताता है, मैग्नेटिक मेजर करता और रीडिंग बता। हाँ जी। Yes, तो sir. हम आपको दोनों चीजें दिखा देते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, दिख पा रहा होगा गैल्वो। Yes. Yes. यस सर। इसमें जीरो कहाँ पर है? सेंटर कितनी रीडिंग से? 30 की। 30 तक, तो 30 तक है दोनों से। माइनस 30। 30 तक जा रहा है, ठीक है। यस सर। 30 क्या? वो बता रहे हैं। और ये एमीटर है, इसमें जीरो कहाँ पर है? सबसे कोने में। एंड Inside. और ये 3 तक जा रहा है। Yes. तो ये तो Yes. डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है। गैल्वेनोमीटर में जीरो बीच में और एमीटर में जीरो बिल्कुल एक साइड पे होता है। गैल्वेनोमीटर पाथ भी बताता है करंट के फ्लो का। हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा ये जो करंट्स होती हैं गैल्वेनोमीटर में, ये मोस्टली मिली एम्पियर्स में होती है, मोस्टली मिली एम्पियर्स में। बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज Yes, करते हैं। sir. और एमीटर वाली करंट एम्पियर्स में होती है। ये 3, आपको लग रहा होगा कि ये 3 लिखा है, बट ये 3 एम्पियर्स में है और ये 30 मिली एम्पियर। एम्पियर्स में, बहुत छोटा है ये। Yes. तो है सिर्फ एज ए टेस्टर का काम करता है। टेस्टर का काम मतलब करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पता लगाने के लिए। सर जैसे लेंस लॉ में जैसे बताया जाता है कि हाँ, जब कॉइल को इन और आउट मूव करते हैं तो So your video is paused. यस सर। यस सर
हेलो, यस सर। Yes, sir. समय दिन भर सही रहता है कि क्लास के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। मैं ये कह रहा था कि ये जो टर्मिनल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है यार, आपको पता होना चाहिए कि प्लस किसको बोलते हैं, माइनस किसको बोलते हैं, है ना। तो रेड वन प्लस है और ब्लैक जो है वो नेगेटिव है। टर्मिनल्स का कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। यस सर। हालांकि गैल्वेनोमीटर में फर्क नहीं पड़ता, आप गैल्वेनोमीटर में प्लस माइनस को जैसे मर्जी कनेक्ट कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता उसमें। बट एमीटर से वोल्टमीटर के कनेक्शंस करते वक्त पोलैरिटी इंपॉर्टेंट। तो हमने मान लो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया, इसको दिखा दे आपको फिर से। गैल्वेनोमीटर में ये निडल 0 पे है, इसका मतलब अभी इसके अंदर से करंट पास हो नहीं रहा, ऑब्वियसली कोई वायर तो लगा नहीं है यहाँ पर। तो व्हेन निडल इज एट 0 मींस नो करंट इज फ्लोइंग। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक एक करके की निकाल के चेक करते जाएंगे। कोई ना कोई ऐसी की जरूर आएगी इसके अंदर जिसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन आएगा। और मान ले वो 0 डिफ्लेक्शन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की आर के करस्पॉन्डिंग आया, तो यहाँ 0 डिफ्लेक्शन आने का मतलब इस ब्रांच में करंट नहीं जा रही। Yes. तो यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। यस Yes, sir. Yes, sir. P by P Q by Q. R by S. P by Q must be equal to R by S. Now P and Q are already known resistance, standard resistor बोलते हैं इसको, जो पहले से पता होंगे। और हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कौन सी की निकाली है, उससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस है। तो ये तीसरा अननोन रेजिस्टेंस S निकाल सकते हैं यहाँ से। यस सर। Yes, sir. ये Yes. काम करना होता है बिल्कुल। Working of a Wheatstone bridge to find out some unknown resistance value. इसी का मॉडिफिकेशन, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही जो मॉडिफिकेशन है वो है मीटर ब्रिज। अब वो हमारे सामने नहीं है क्योंकि वो काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। यस सर, उसमें 1 मीटर का स्केल होता है बड़ा सा, उसमें चेंज करना पड़ता है। सर कोई वायर्स होती है। तो ये समझ, पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर। ना इसी का एक्सटेंशन पॉइंट है मीटर ब्रिज, क्या होता है वो देखिए। और उसी का एक्सटेंशन है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में एक 1 मीटर की वायर ए बी, वायर ऑफ 1 मीटर, तभी इसका नाम मीटर ब्रिज है। और ये एक वुडन बोर्ड के ऊपर होते हैं, है ना। तो इसको लैब में ही देखने जा सकते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी, 1 मीटर वायर है पेस्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, और यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप्स चलती है, पतली पतली कॉपर के स्ट्रिप्स, जहां पर एक लेफ्ट साइड पर गैप होता है और एक राइट साइड पर गैप होता है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट हम दिखा नहीं पाएंगे, तो आप सब थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा कि एक वुडन बोर्ड के ऊपर सब कुछ पेस्टेड है। 1 मीटर का तार पेस्ट कर दिया और इसे कॉपर की स्ट्रिप जारी होती है with 2 gaps, left side gap and the right side gap. जो लेफ्ट गैप है उसमें मोस्टली रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। लेफ्ट वाले गैप में मोस्ट ऑफ द केसेस में रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं, और राइट वाले गैप में अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल एस, जिसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। Yes. और इस सेंटर वाली कॉपर स्ट्रिप पर स्क्रू कनेक्टेड होंगे। एक स्क्रू यहाँ पे कनेक्ट होता है, एक मिडिल में कनेक्ट होता है, एक राइट में कनेक्ट होता है। तो मिडिल वाले स्क्रू से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर से एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है जिसको जॉकी का नाम दिया गया है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जे। इसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट जे को। कॉन्टैक्ट जे को हम जैसे अभी रेस्टेट में दिखाया था वैसे स्लाइडर होता है, इधर भी स्लाइड कर सकते हो, इधर भी स्लाइड कर सकते हो। एंड देन फिर क्या करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ले जा करके एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह होगा, रेजिस्टेंस होगा, सब कुछ होगा। तो अब ये सर्किट हमारे लिए परफेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज का काम करता है।
एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था कि हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर सिर्फ यहाँ पर है और उसके अंदर भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ये दोनों फिक्स रेजिस्टेंसेस थे। अब उसको अपग्रेड किया, अपग्रेड करके क्या कर दिया कि कुछ ऐसा कर दे कि पी और क्यू को भी हम वेरिएबल कर पाए, क्योंकि जब पी एंड क्यू फिक्स रेजिस्टेंस हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स में लिमिटेड ऑप्शंस हैं तो कई बार एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये डिफिकल्टी होती थी कि जीरो डिफ्लेक्शन मिलता ही नहीं था। तो अपडेट हुआ, इसमें अपडेट करके क्या कर दिया कि पी और क्यू को भी हम लोगों ने वेरिएबल्स करने स्टार्ट कर दिए। तो ये जो 1 मीटर का वायर ए बी है, वायर 1 मीटर ए बी, फिलहाल इसको आप यूनिफॉर्म वायर मानेंगे, मतलब ए से बी तक इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, मटेरियल यूनिफॉर्म है और टेम्परेचर यूनिफॉर्म। फ्रॉम ए टू बी इट इज परफेक्टली यूनिफॉर्म वायर। तो ये जो पॉइंट जे है ये बेसिकली एक्ट करता है व्हीटस्टोन के पॉइंट सी की तरीके से, मतलब ए से जे तक का जो लेंथ है, इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस ये एज रेजिस्टेंस पी काम करता है ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, एंड फ्रॉम जे टू बी, फ्रॉम द पॉइंट जे टू पॉइंट बी remaining length which acts like the resistance Q. तो P एंड Q हमारे ऐसे हो गए, बाकी रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ भी था, यहाँ भी कनेक्ट हो गया, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ था, यहाँ भी हो गया, गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन यहाँ था, गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन यहाँ पर भी है, और बैटरी का कनेक्शन था तो बैटरी का भी कनेक्शन हो गया। मतलब यही वाला सर्किट हुआ ये। Yes. हमने इसमें क्या किया, हमने व्हीटस्टोन को मॉडिफाई क्या कर दिया, हमने यहाँ पर ए और बी के बीच में ये जो पी और क्यू थे, सिर्फ इस पोर्शन को, ये जो पी क्यू आप देख रहे हो, इसको उठा करके आपने एक 1 मीटर का वायर कर दिया और यहाँ पर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा दिया ताकि उसको स्लाइड करने से ये रेजिस्टेंस पी और ये रेजिस्टेंस क्यू हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाए। अरे बात समझिए। Yes. sir. Yes. तो अगर तो पॉइंट जे को हम स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट जे को आप तब तक स्लाइड करेंगे जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर की निडल जीरो पर नहीं आ जाती, उसको नल पॉइंट कहते हैं या जीरो डिफ्लेक्शन। दैट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और उस कंडीशन पर यही रिलेशन यहां भी काम करेगा। आ रहा बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. So यहाँ पे Yes, sir. रियोस्टेट भी तो यूज कर सकते हैं। कहाँ पे वायर की जगह कर सकते थे भाई, अब तो जो साइंटिस्टों ने बना दिया उनके दिमाग में कुछ आया होगा मान लीजिए। नाउ तो हम लिख सकते हैं P by Q इक्वल्स टू दैट रेजिस्टेंस बॉक्स R डिवाइडेड बाय S। R की वैल्यू कैसे मालूम चलेगी यार? R का मतलब कितनी वैल्यू है कौन सी अभी बताया, जो की निकाल देंगे वही हो जाएगा जिसके जो की प्लग आउट करेंगे वो R की वैल्यू है। यस S अननोन है। अब P और Q रेजिस्टेंस कितने होंगे? तो सिंस रेजिस्टेंस, हाँ, सिंस द रेजिस्टेंस is fundamentally defined as the resistivity times length upon the cross sectional area rho L by E। हम लोगों ने क्या कहा था कि A से B तक का वायर यूनिफॉर्म मटेरियल का है और यूनिफॉर्म थिकनेस का है। Yes. Yes. तो अगर AB जो वायर है अगर वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि थिकनेस कांस्टेंट है उसकी, एंड होमोजीनियस है यानी कि मटेरियल सेम, तो उस कंडीशन में रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट वैल्यूज होगी। Yes. Yes, sir. तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। तो P और Q का जो रेशियो बनेगा वो A से J तक की लेंथ और J से B तक की जो लेंथ होगी उसके रेशियो पे आएगा। Yes, sir. अगर A से J तक की लेंथ x सेंटीमीटर हो और ये 1 मीटर का वायर है तो J से B तक की लेंथ ऑटोमेटिकली 100 माइनस x सेंटीमीटर होगी। और उस कंडीशन में P by Q को हम क्या लिख सकते हैं? देन P by Q should be written as x upon X minus 100 minus X. 100 माइनस x। तो अब हमारे पास रिलेशन बन जाएगा दैट R by S will be equal to x डिवाइडेड बाय 100 माइनस x। मतलब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर ब्रिज जो है वर्क करता है व्हीटस्टोन के कंसेप्ट पे। Yes. एंड देन फाइनली
इसमें S विल बी कैपिटल R 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये इसका रिलेशन आ जाएगा अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो हमें रेजिस्टेंस बॉक्स से R की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पर स्केल लगी होती है, तो उस स्केल से हम ये नोट कर सकते हैं कि ये कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, मतलब x नोट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग्स ली जाती हैं वो रीडिंग Yes. x की ली जाएगी और रीडिंग R की ली जाएगी, और उससे हम मालूम कर सकते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस S कितना है। समझ आ गया। राइट, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलिए, अब प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर्स भी आएंगी। रीडिंग है तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रीड करने में एरर आ सकती है। यस यस तो सर। हमारे क्लास 11th में एक तो रैंडम एरर्स होते थे और एक सिस्टमैटिक एरर्स होते थे। रैंडम एरर जिनका कॉज पता नहीं होता हमें क्या है, मतलब आंसर नहीं आ रहा बट कॉज नहीं मालूम मेरे को, और उसको हम रिमूव कर भी नहीं सकते। उनको रिमूव करने के लिए मल्टीपल रीडिंग ली जाती है और उनका एवरेज दिया जाता एवरेज ले लेते हैं। यस सर। है ना। यस सर। बट जो सिस्टमैटिक एरर होती है वो क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है, अगर हमने Yes, sir. रीडिंग गलत ले ली या फिर Reading रीडिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली में नहीं ली, डिफेक्ट तो है। ये इनको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर कौन सी हो सकती है, रैंडम एरर छोड़ दे दिया, तो सिस्टमैटिक एरर क्या हो सकती है कि ये रीडिंग, ये जो लेंथ है ये ए से मीटर जे तक, स्केल की रीडिंग में प्रॉब्लम हो जाए। हाँ मतलब ये एक स्केल से नोट करना है आपको, वो भी नॉर्मल मीटर स्केल जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। यस सर। तो एक्स को रीड करते वक्त हमसे एरर हो सकती है, और हम इसमें मैक्सिमम एरर क्या मानते हैं, जब किसी इंस्ट्रूमेंट से हम रीड कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम count. रीडिंग एरर लीस्ट काउंट के बराबर, count. प्लस माइनस लीस्ट काउंट। प्लस माइनस लीस्ट काउंट मानते हो। तो उस एरर, अगर हमने एक्स को मेजर करने में कोई एरर की होगी तो अननोन रेजिस्टेंस एस को कैलकुलेट करने में भी हमारी वो एरर प्रोपोगेट कर जाएगी। यस सर। यस तो वो कितना होगा, ये क्वेश्चन एरर एनालिसिस के ऊपर है, बट क्योंकि जेई में एरर एनालिसिस बहुत आते हैं और वो एक्सपेरिमेंट वाले ही आते हैं। तो मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमारे एस में क्या हो सकता है वो देखिए। तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, एस इक्वल टू आर 100/x-1, इस तरीके से लिखा मैंने इसको। अच्छा, ये तो हम मान के चलेंगे कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। यस मैंने मान लिया कि हम लोग पढ़े लिखे यस सर। और हमें नंबर्स पढ़ने आते हैं, मतलब एलकेजी यूकेजी पढ़ाई की है हम लोगों ने। तो क्या हम में से कितने लोग हैं जिनमें से मान लो ये 200 लिखा है तो इसको पढ़ने में गलती हो जाएगी? पता नहीं कौन। सब लोग कर लेंगे। कोई नहीं। कोई नहीं। मतलब क्या आर में भी कोई एरर होगी? नो नो सर। नो सर। इसमें एरर तब हो सकती है जब ये इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो। यस सर। मतलब जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसने 150 की जगह 200 लिख दिया और उसी ने फ्रॉड कर दिया, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट 100% सही है। पॉसिबल है कि आर में एरर हो? नो सर। नो सर। नो हमसे सर। नहीं हो पॉसिबल है, सकती। पॉसिबल है भाई। हमसे नहीं हो सकती। तो पॉसिबल है, हम लोग तो फिर कोई नहीं। कुछ कर नहीं सकता। हाँ, जैसे चाइना- वर्नियर में जीरो एरर्स नहीं होती है, जो इंस्ट्रूमेंट में होती है, इंस्ट्रूमेंट ही यस खराब, सर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर हो तो उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बदल दो जाके। चाइना वाली और ये बात- कंपनी। हाँ हो सकता है। तो आर इज परफेक्ट, नो एरर। जो भी एरर है वो एक्स में है। तो हम एरर को कैलकुलेट करने के लिए आज हम कैलकुलस का यूज करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन इन द कैपिटल एस शुड बी रिटन एज आर, कांस्टेंट है। 100/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इट इज -100/x² इंटू dx, यस सर। और यहाँ पर -1 का डिफरेंशिएशन 0। एक्चुअली जब हम एरर को डिफरेंशिएशन के मेथड से निकालते हैं तो जो डेरिवेटिव्स हैं वो एरर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब जो ds है इट विल रिप्रेजेंट एरर इन कैपिटल S, एंड दिस dx मींस एरर इन एरर इन x, जो कि लीस्ट काउंट होगा। मैक्सिमम ये लीस्ट काउंट हो सकता है। अब इतने भी अंदर नहीं हो सकते हम लोग कि लीस्ट काउंट से ज्यादा एरर करते।
और मीटर स्केल है तो ये लीस्ट काउंट कितना हुआ? 1 mm. तो 1 mm। और सपोज मान लीजिए आपने 40 सेंटीमीटर रीड किया इसको, मान लेते हैं कि हमने रीड किया 40 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस बॉक्स में 200 ओम की की निकाली, तो 200 ओम एक्स को हमने 40 सेंटीमीटर रीड किया था और डीएक्स को 1 मिलीमीटर रख देंगे, तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि कितना एरर एस में आ सकता है मैक्सिमम। यस ठीक है, बट क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं परसेंटेज एरर, तो साइंस कम्युनिटी कहती है कि एरर अगर 5% से अंदर है तो आप बढ़िया साइंटिस्ट हो, मतलब आप में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एरर 5% के अंदर जा रही है तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल मान लिया जाता है। तो फ्रैक्शनल या परसेंटेज एरर की बात करें तो फ्रैक्शनल एरर इन कैपिटल एस विल बी नाउ एरर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू। फ्रैक्शनल एरर ऐसे निकालते हैं, एरर डिवाइडेड बाय यस मतलब डीएस बाई एस। डीएस बाई एस कितना होगा? ये डीएस बाई एस, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा आंसर, -100 डिनोमिनेटर में x इंटू 100 माइनस एक्स और ऊपर शायद dx आ जाएगा। ठीक है, अब इस नेगेटिव से आप कंफ्यूज मत करना। नेगेटिव हो सकता है कि एरर भी नेगेटिव आ सकती है ना, तो एरर अगर नेगेटिव आएगी और ये नेगेटिव है इसका मतलब पॉजिटिव। ये नेगेटिव साइन आपसे क्या कह रहा है कि अगर x को रीड करने में आपने पॉजिटिव एरर की है तो फिर s को रीड करने में नेगेटिव एरर आएगी, और अगर x को रीड करने में नेगेटिव एरर है तो फिर s को रीड करने में पॉजिटिव एरर आएगी। Yes, sir. ठीक है, अब नाउ dx तो लीस्ट काउंट है, dx इज ए लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, तो ये तो फिक्स वैल्यू है ना जब तक कि हम स्केल ना बदल दें। यस सर है ना, हम मीटर स्केल से कोई छोटी स्केल लेकर के हैं, बट मीटर स्केल से छोटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कोई है ही नहीं अभी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फ्रैक्शनल एरर इन कैपिटल एस है, अगर हम चाहते हैं कि कम से कम हो, मतलब हमने एरर किया और उसमें हमारा मिनिमम परसेंटेज एरर चाहिए, लीस्ट परसेंटेज एरर पर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं पर अपना, तो डिनोमिनेटर में x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? नाउ फ्रैक्शनल एरर को मिनिमाइज करने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताएं जरा। तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना होगा, इसको मैक्सिमम करना होगा डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करने के लिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 0 करना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे, 100x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एंड उसको 0 करेंगे तो 50 आएगा। 50 50 है, यानी कि x बराबर 50 सेंटीमीटर पर अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि जो एरर है उसका परसेंटेज सबसे लो आएगा। एरर लो नहीं आएगी, एरर का परसेंटेज लो आएगा और हमें परसेंटेज एरर से ही इंटरेस्ट होता है। एरर एब्सोल्यूट एरर तो तब सबसे कम आएगी जब x की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। Yes, sir. उसकी बात नहीं कर रहे, परसेंटेज एरर वो तब लोएस्ट होगा जब आपका x 50 आएगा, और x 50 आने का मतलब P और Q रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, और अगर P और Q रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो फिर R और S भी बराबर आने चाहिए। Yes, sir. रेशियो में। यानी कि व्हीट स्टोन सर्किट जो है वो 1:1 के रेशियो पे काम करे। Yes, sir. व्हीट स्टोन सर्किट 1:1 के रेशियो पर वर्क करेगा तभी होगा ये। यस और इसीलिए कहा जाता है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाई डू वी प्रेफर व्हीट स्टोन ब्रिज विद द रेशियो 1:1? आंसर है बिकॉज विद दैट रेशियो we get a minimum percentage error in the calculation of unknown resistance. बोलिए। यस Yes, sir.
यस हालांकि मीटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट का जो प्रॉपर एम है वो अननोन रेजिस्टेंस निकालने का नहीं होता। मीटर बेस्ड एक्सपेरिमेंट करा जाता है उस अननोन रेजिस्टेंस जिस मटेरियल का बना है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी को निकालने। इसके ऊपर अगर प्रॉब्लम एरर एनालिसिस पे गया तो काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बनता है वो, क्योंकि हमें कैपिटल एस तो निकाल दिया आपने, बट अल्टीमेट एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर जो यहाँ लगाया है, वो कैसे निकालेंगे? सर एक चीज बताइए, 1:1 के रेशियो में तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगी। मैक्सिमम कहाँ आएगी? सर उसी को तो निकाल रहे थे। मिनिमम निकाला है। डेरिवेटिव तो मिनिमा के टाइम पर भी 0 होगा ना। अच्छा Yes. हाँ, यस सर। देखिए यहाँ से एस निकाला है। अब ये जो वायर है नॉर्मली ये नाइक्रोम के वायर्स होते हैं, तो ये लैब वाले क्या करते हैं, छोटा सा टुकड़ा आपको देंगे तार का, मतलब छोटा सा एक पीस दे देंगे, उसके बाद उसकी लेंथ नापनी होती है और वर्नियर या स्क्रू गॉज का यूज करके उसका डायमीटर भी नापना होता है। मतलब जो वायर यहाँ पर कनेक्ट होता है उसकी लेंथ एंड डायमीटर दोनों मेजर करने होते हैं। जब वो मेजरमेंट कर लेते हैं तो अननोन रेजिस्टेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ, डायमीटर मेजर कर लेंगे तो एरिया लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज आर इंटू 100 बाई एक्स माइनस 1। सो अल्टीमेटली हमें रो फाइंड आउट करना होता है जिसका फॉर्मूला बन जाता है पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू आर बाई 4 इंटू एल और यहाँ पर 100 बाई एक्स माइनस 1। ये पूरा हमारा फाइनल एक्सपेरिमेंट होता है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टिविटी को निकालते वक्त हमने किन किन चीजों का रीडिंग लिया होगा, क्या क्या चीजें हमने रीड की हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट से रीड की है। तो रेजिस्टिविटी को निकालने के लिए हमने वायर की लेंथ रीड की है विथ मीटर स्केल। Yes. डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड विद द स्क्रू गॉज और यस सर या वर्नियर, वो आपको लैब वाले बताएंगे किससे मेजर करना है। अब जिन स्कूलों में स्क्रू गॉज नहीं होता वो वर्नियर से नपवा लेते हैं। और एक्स को मेजर किया गया है बाय द मीटर स्केल। तो ये 3 चीजें मेजरमेंट्स की हैं, बाकी सब चीजें आपकी फिक्स हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में आर फिक्स्ड है। ऐसे में रेजिस्टिविटी में भी तो एरर आ सकती है, Yes, sir. यस सर यस सर और वो अगर उस एरर को कैलकुलेट करने को दिया जाए, अभी आपका ये चैप्टर ही दूसरा हो गया, चैप्टर एरर एनालिसिस पे चले गए। बट ये उम्मीद मत करना कि हमारे पेपर में नहीं आएगा, ऑलरेडी आया है लोगों के पेपरों में। करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, उसमें मिल जाएगा सब आपको। एरर निकालना, हाँ तो डी ऑफ रो निकालेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर एल और ये चीज। पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी स्क्वायर बाई एल को अलग कर दीजिए एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 100 बाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा माइनस 100 बाई एक्स By स्क्वायर X square. इंटू डी एक्स प्लस 100 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एल। अब डी स्क्वायर बाई एल का डिफरेंशिएशन फिर एक दूसरे रूल से आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एल, वो यू बाई वी वाले मेथड से। यस सर यस सर क्वोशंट रूल Quotient rule. क्वेश्चन टूल से। तो डिफरेंशिएशन का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो ये आएगा एल इंटू डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वो आएगा 2 टाइम्स कैपिटल डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल डी माइनस डी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एल एंड डिवाइडेड बाय L square. एल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल यही है क्या मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन का। Yes. यस सर इतना खतरनाक एक्सप्रेशन बन जाए कोई भगवान न करे किसी के पेपर में आए। dx 1 मिलीमीटर है, लीस्ट काउंट। डी ऑफ कैपिटल डी
डायमीटर को मेजर किया है अगर मान लो वर्नियर से, तो वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर। अगर स्क्रू गॉज से मेजर किया है तो 0.01 मिलीमीटर, 0.0 मतलब जिससे मेजर किया उसका लीस्ट काउंट है। और DL इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ दिस वायर। तो अगर वो मीटर स्केल है तो अगेन 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। अब ये सब जब एंटर करेंगे तब जाकर मालूम चलेगा कि एरर कितनी आएगी। तो इसमें एरर आए ना आए, आपके कैलकुलेशन में गारंटीड एरर आएगी। सर इसमें तो कैलकुलेट करने में ही एरर आ जाएगी। हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट तो भले ना हो। सर एक सेकंड नोट कर लें। हाँ बिल्कुल करो भाई, तुम्हारे भी पढ़ा है। सर लिखिए। हो गया सर। अब इसमें एक और एरर आती है, मीटर ब्रिज में एक और एरर है। सर बहुत एरर है सर। हाँ मतलब पता नहीं ये एक्सपेरिमेंट करवाते ही क्यों है, जब सर, इतने एरर्स हैं। जैसे इतना शांति में रहते हैं, एरर्स निकाल। अब क्या यार बताएं, दुखी हम लोग भी हैं। चलिए ए बी वो 1 मीटर का वायर और वो कॉपर के स्ट्रिप्स हैं मान लीजिए ऐसे, फिर से वही एंड देन यहाँ पर वो प्यारा सा अपना रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल एस, और यहाँ पर वो गैल्वेनोमीटर और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जे, एंड देन बैटरी बैटरी सब लगा दी। आपको एक चीज दिखाते हैं, इससे समझ आएगा। ये हमारा जो ग्रीन बोर्ड आप देख रहे होगे, ये ग्रीन कलर का जो माइका है, इसके ऊपर ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? एल्यूमिनियम स्ट्रिप तो मेटल। एल्यूमिनियम स्ट्रिप। यस। तो हमारा माइका जो है ग्रीन कलर का माइका, क्या सिर्फ ये यही तक है जहां तक एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, या थोड़ा सा माइका एल्यूमिनियम स्ट्रिप के अंदर अंदर दबा होगा? अंदर भी होगा। के नीचे भी है। उसके अंदर भी होगा कुछ, तभी तो हमारा माइका स्टे करेगा इसके ऊपर। यस। यस। तो ये जो वायर्स ए बी है ना, वायर्स ए बी, हम लोग कहते हैं कि ए से लेकर के जे तक की जो लेंथ है वो लेंथ x है, और जे से लेकर के बी तक की लेंथ 100 - x है। ये सही नहीं है, क्योंकि वायर ए बी का कुछ पोर्शन कॉपर स्ट्रिप के नीचे छुपा होगा। इसी को एंड कनेक्शन ऑफ मीटर ब्रिज कहा गया है। मान लीजिए alpha length of this side of the wire is under the copper strip and beta length is under the copper strip at B point. तो इफेक्टिव लेंथ क्या रखोगे? 100 + अल्फा बीटा। हमारा R/S कितना होना चाहिए बताइए? R/S की वैल्यू क्या ये x होगा प्रॉपरली? क्योंकि आप स्केल से तो स्केल से तो यहाँ से नापना शुरू करोगे ना, स्केल कॉपर स्ट्रिप के नीचे तो घुस नहीं जाएगा कि कॉपर स्ट्रिप के अंदर स्केल को डाल करके नाप ले। यस सर। तो अल्फा तो आप मेजर कर ही नहीं रहे हो, तो एक्चुअल में ये x + अल्फा होना चाहिए, और उधर के साइड में 100 - x + बीटा होना चाहिए। अब मुद्दा ये उठता है कि फिर ये अल्फा बीटा पता कैसे चलेंगे कि कितना कॉपर स्ट्रिप के नीचे छुपा हुआ है, ये कैसे मालूम करोगे? सर यहाँ पर थिकनेस ही पोजीशन चेंज करके दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर ये बात आपकी समझ में नहीं आई जो आपने कहा कि अल्फा बीटा को मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब सर ऐसा कि सर उससे भी मतलब वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकते हैं अल्फा बीटा? अरे यार कॉपर, अजीब बात कर रहे हो सर। तुमको वापस सर नीचे प्लस अल्फा भी नहीं होगा? एक मिनट, ये बताओ कैसे पता लगाओगे कि कितना माइका एल्यूमिनियम के नीचे है? अंदर सर एल्यूमिनियम फ्रेम करने से तो पता चल जाएगा। या तो एल्यूमिनियम को खोल के देखें। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सेटअप करने से पहले पता लगा लें।
पहले तो भाई सेटअप मार्केट से खरीद के लाया, हमको क्या पता उसने कितना किया हुआ। अच्छा ओके सर। हाँ, आप क्या कह रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या कह रहे हो? सर प्लस अल्फा भी होगा। प्लस अल्फा क्यों होगा यार? सर उसमें 2 बार थोड़ी इंक्लूड करेंगे बस। नहीं होगा सर, वो 100 प्लस अल्फा प्लस बीटा। 100 कॉपर स्ट्रिप के अंदर वाला नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 100, जितना हमें विजिबल है वो 100 है। सर तो माइनस बीटा होना चाहिए या फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। माइनस क्यों होगा यार? सर प्लस बीटा है, सही है सर आपने जो लिखा। हमें सही है, पॉइंट सर। जे से और पॉइंट बी तक जो विजिबल लेंथ है वो 100 माइनस एक्स है और बीटा इनविजिबल अच्छा है। हाँ सर, हाँ। तो इसको कर, अब अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करते हैं बताता हूँ आपको। हम आर और एस को अल्फा बीटा कैसे पता लगाएंगे, मीटर ब्रिज में अल्फा बीटा क्या है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंटरचेंज आर कर और देंगे। इंटरचेंज करने से पहले जो आर और एस हैं वो आप एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लाए मार्केट से जिसकी वैल्यू लिखी हो। अब हम इसको अननोन नहीं कह रहे, अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस आर और रेजिस्टेंस एस है ये नोन है, स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स है। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं। अब जहां रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है वहां पर हम एस को लगा देते हैं और जहां एस लगा होता है वहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। मतलब आर एंड एस आर इंटरचेंज। और फिर से हम जॉकी को उस पॉइंट पर रखते हैं जहां पर कि नो डिफ्लेक्शन है। एंड तो मान लिया कि नल पॉइंट वाई डिस्टेंस पर है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जब आर और एस इंटरचेंज हो गया, आर की जगह एस, एस की जगह आर, तो जहां आर बाई एस बन रहा था वहां पर एस बाय आर हो जाएगा, एस बाय आर। एस बाय और यहाँ एक्स की जगह वाई आ गया प्लस अल्फा, और यहाँ 100 माइनस वाई प्लस दूसरी इक्वेशन। क्योंकि आर और एस नोन है, एक्स और वाई हम लोग स्केल पर देख लेंगे। तो सर अल्फा अननोन्स क्या है, बीटा में 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। इनसे पता लगाते हैं कि अल्फा बीटा कितना है। ये आंसर आ पता ही जाएगा। नहीं लगाते हैं, आपके क्वेश्चंस भी आते हैं फाइंड द एंड करेक्शंस के ऊपर। ठीक है, यस सर। यस सर। सर इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट ही आते हैं कि मतलब कुछ ऐसे वेरिएशन भी कर सकते? अरे आते तो डायरेक्ट है लेकिन बहुत गंदे क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशंस को लेकर के। जी सर। और जेई मेन ने तो साफ कह रखा है कि भाई हमारे पेपर में 20% क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट के रहेंगे, और उनका एम था कि हमारे ऐसा करने से स्टूडेंट्स जो होंगे वो लैब को, स्कूल को सीरियसली अटेंड करेंगे। सर ये सोच लेना चाहिए था, अभी हमारे साथ जो हो रहा है इसमें सर और स्कूल वाले सर लैब सीरियसली नहीं करवाते। हाँ, हम क्या सीरियसली लेंगे। मतलब सर आधे तो इनके देखो सर सन वो जो 57 डिसीजन के लेते हैं बच्चा, इक्विपमेंट है, काम ही नहीं करते ढंग से। वो डिसीजन जो लेते हैं वो आपके स्कूल को देख के थोड़ी लेते हैं, वो तो जो गवर्नमेंट के स्कूल है उनको देख करके लेते हैं ना। और उनको ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो बहुत डेडिकेटेड है। ठीक है, हाँ सर। यस। आगे नहीं बोलेंगे बहुत सारे घरों में यार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो बुरा लग जाता है। खैर ये बात, इसके बाद आता है एक बहुत ही आउटडेटेड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इसको भी रजिस्टर्स के लिए काम किया जाता था, मतलब आज से करीब 100 साल पहले। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं इसे? हाँ हमें सर। खुद नहीं पता क्यों सिलेबस में रखते हैं ये सब चीजें, भगवान जाने। तो अब देखो ये तभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं ना, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये पढ़ाई किसी काम की नहीं रहेगी। सर हमारे किसी हम काम की निकलते हैं कहाँ है, तभी हम तो सर सर ये सर इस टाइप के क्वेश्चंस का ऐसे वेटेज कितना रहता है, एक एवरेज देखें तो? देखो भाई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है यार, मैं बताऊंगा आपको, इन चीजों का कोई फॉर्मूला नहीं है कि किस क्वेश्चन, एक बार एक साल में जेई मेन के 24 पेपर आ रहे हैं, आप कौन बता पाएगा किस पेपर में क्या वेटेज आने वाला है।
तो अब काफी हद तक लक पे हो चुकी है चीजें। हो सकता है 23 पेपर्स में कुछ ना आया हो और 24वें पेपर में यही भरा हो और तुम्हारे टाइम यही वाला आ गया। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि अब आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर पाओगे, आपको पढ़ना सब पड़ेगा। भाई कौन जानता है कौन सा पेपर आएगा। सब पूजा पाठ भी करना पड़ेगा। वो तो है, बहुत जरूरी है। हाँ सर वही, हम ये वही करेंगे, हम वो करेंगे। वो तो हर एग्जाम से पहले होती है ना पूजा पाठ। भगवान अरे सर आजकल टाइम आपकी नहीं बार पास बचता करा है दो। सब चीज के लिए। सर मेंस भी अनप्रेडिक्टेबल होता चला जा रहा है। एग्जाम के टाइम भी परम भक्त सामने आते हैं सर। सर उस वक्त नहीं, सारे पापों की सब क्षमा मांगना शुरू करते हैं, हम इतने बुरे इंसान नहीं। और जब एग्जाम हो जाते हैं तो भगवान की तरफ देखते भी नहीं। हाँ फिर मतलब अगर कोई खराब होता है तब जरूर देखते सबसे हैं। पहले भगवान ही आ जाते हैं। एक एग्जाम और एक रिजल्ट के टाइम बहुत याद किया जाता है भगवान को। रिजल्ट के वक्त भी सर अब खून की भी रिजल्ट के वक्त बलि याद चढ़ा करने से क्या डाले फायदा, लोग। जो होना था वो हो गया। और रिजल्ट के वक्त भगवान भी जानते हैं बेटा, वो भी स्मार्ट है। वो जानते हैं कि सारे तुम लोग जो है खाली जरूरत पड़ने पर मुझे याद करते हो। तो सर थोड़ा सोच के ये सब करने से रोक लेते हो। चलो देखो। अच्छा पोस्ट ऑफिस बॉक्स ना, वो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है यार। देखो जैसे एक्चुअली रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको ध्यान से दिखाएं तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, और एक ऐसे यू शेप में चल रहा है ना ऐसे खाली। जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है उसमें यहाँ से भी एक टर्न करके, जैसे यहाँ पर कॉपर लगी हुई ना, वैसे यहाँ से एस turn जैसा हो करके जाता है। एक ऐसे हो जाता है। मतलब एस बन जाता है। मतलब 1 2 और 3 रोज होती है उसमें। क्योंकि ये बड़े इंस्ट्रूमेंट है इसलिए मैं अभी लाया नहीं उनको। तो एग्जैक्टली सेम चीज होती है, इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। नाम इसका ऐसा क्यों? वो भी बड़ा अजीब सा रीजन है हिस्ट्री का। पोस्ट ऑफिस एक्चुअली इसका यूज करते थे पहले के जमाने में ना, जैसे आज के। अच्छा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पहले क्या था? तो सबसे पहले चिट्ठी से पहले भी कुछ था। कबूतर। तो वो पता नहीं सर, मैक्सिको में सर धुएं के बादल उड़ाए जाते थे मिलके। हाँ। पहले कुछ पता नहीं क्या टेलीग्राम बोलते थे यार कि टेलीग्राम आया है। हाँ सर वो भी होता था। अभी गांव में सुना टेलीग्राम नहीं बोलते थे, तार आया है तार। पहले तार आया मतलब क्या है? चिट्ठी नहीं आई है, तार आया है। सर वो शायद छोटा सा मैसेज होता है जिसमें सर सिर्फ एक लाइन ही लिख सकते थे, कुछ ऐसे ही होता है। हाँ जैसे पेजर पेजर भी तो कुछ होता था सर, पेजर। तो वो जैसे मतलब actually मेजर न्यूज बताता है। वो इलेक्ट्रिकल वायर के इंस्ट्रूमेंट होते थे, उनमें वायर्स में जब कभी फॉल्ट हो जाती थी ना, तो उसके फॉल्ट को सही करने में, पता करने में ही इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था। तो क्योंकि पहली बार यूज इसका पोस्ट ऑफिस में हुआ, तो नाम दे दिया उस हिसाब से। हिस्टोरिकल रीजंस। क्या करना है हमें यार। सर रजिस्टर में चिट्ठी कहाँ से आ गई? भगवान जाने सब क्या क्या हुआ है। तो देखो यार ऊपर हमने 1 2 3 4 5 6 बॉक्स दिखाए। ये 6 बॉक्स नहीं होते, ये एक्चुअल में यहाँ पर रेजिस्टेंस की होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की, यहाँ पर रेजिस्टेंस की, यहाँ पर रेजिस्टेंस की 6। और ये कीज नॉर्मली 10 ओम की, 100 ओम की और 1000 ओम की होती है। यस सर। इधर भी 10 100 1000 ऊपर की रो, और जो नीचे की रो है वो आपका कई सारे की होते हैं उसमें। 1 2 3 वो फिक्स नहीं होता, वो तो कंपनीज वालों पे डिपेंड करता है, इसको फिक्स थोड़ी कर सकते हो। अबे ठीक है थोड़ा कम करके दिखा देते हैं, दूर दूर दिखा दे रहे, समझ जाइएगा क्या है। ठीक है, तो ये सब रेजिस्टेंस की हैं, फॉर एग्जांपल 1 ओम की, 2 ओम की, 5 ओम की, फिर 20 ओम की एंड सो ऑन करके, एंड लेट्स से यहाँ तक 5000 ओम तक आ गए। ये इस तरीके का अरेंजमेंट है।
अब इसमें क्या करते हैं, जो आपके ये जो तीन है 10, 100 और 1000, इनमें से जो की आप सेलेक्ट करते हो वो व्हीटस्टोन ब्रिज के रेजिस्टेंस पी का काम करता है। राइट वाले 10, 100 और 1000 में से जो की हम सेलेक्ट करेंगे वो एज अ रजिस्टर क्यू का काम करेगा। और बाकी के रेजिस्टेंसेस में जो भी आप सेलेक्ट करोगे ये एज कैपिटल आर के काम करेंगे, एज रेजिस्टेंस बॉक्स। मतलब आप कुल मिला के ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर दी। जो एक्स्ट्रा रो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में लगाई उसमें से थोड़ी सी की पी के लिए हो गए और कुछ वाले रिमेनिंग 3 कीज वो रेजिस्टेंस क्यू का काम कर जाएंगे। अब इसमें कनेक्शंस कैसे होंगे, तो कनेक्शंस कैसे होंगे वो देखिए। नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन कुछ ऐसे था, ऐसे था। इसमें हमने इसको ए पॉइंट कहा था, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। यही चीज मॉडिफाइड है। तो रेजिस्टेंस P इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यहाँ पर जो स्क्रू कनेक्टेड होगा वो स्क्रू पॉइंट ए है, यहाँ पर जो स्क्रू कनेक्टेड होगा वो पॉइंट बी है। रेजिस्टेंस Q इज बिटवीन द पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो ये पॉइंट बी और इधर पर एक पॉइंट होगा, उसको सी नाम देंगे। सिमिलर वे में याद कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स फ्रॉम ए टू डी, तो यहां से लेकर के ये सारे रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी यहां पर पॉइंट डी है। अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच। यहां पर पॉइंट सी है और यहां पर पॉइंट डी है, तो ऐसे करके हम अपना अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। बैटरी कहां लगाएंगे, बैटरी कनेक्टेड ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो यहाँ एक बैटरी लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर कहां लगाएंगे, बी और डी। बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। समझ आ रहा है ये चीज? वो गंदा डायग्राम है, इसको ऐसा उठा करके ले जाते हैं और यहाँ लगा देते हैं। आप डायग्राम कह रहे हो, एडवांस के पेपर में ये पूछा हुआ था, इन्होंने मतलब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं किया था सर्किट डायग्राम में, और पूछा था ऑप्शन क्या थे, द गैल्वेनोमीटर शुड बी कनेक्टेड, और पहला ऑप्शन ए और बी, बी और सी, मतलब चॉइस दी थी कहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे। सर ये सब एडवांस में भी आते हैं? एडवांस की बात कर रहा हूँ, एडवांस में पूछा हुआ है भाई। अपनी अपनी चॉइस है ना, अपने भी थॉट प्रोसेस है भाई। हम लोग, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि 20% तो आएगा एक्सपेरिमेंट से, तो छोड़ दो, हम 80% से पेपर देंगे। उनका एम ही 5000 रैंक लाने का है, तो वो सब छोड़ दो, आप ये सब ना पढ़ो। तुम्हारे नहीं बोल रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। बट वहीं पर जिसको रैंक 1 लानी है वो तो पढ़ेगा ये सब। मैं कह रहा हूँ अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या क्वेश्चन आएंगे। बोलो, यहाँ तक समझ आया? यस जी सर। अब मान लो हमने इधर से 100 वाली की को प्लग आउट किया, सपोज यहाँ 1000 को प्लग आउट किया, यहाँ 20 को प्लग आउट किया, तो हम क्या इक्वेशन बनाए? 100 ओम प्लग्ड आउट, मतलब वैल्यू ऑफ P बिकम्स 100। 1000 ओम प्लग्ड आउट, वैल्यू ऑफ Q बिकम्स 1000। 20 ओम प्लग्ड आउट, रेजिस्टेंस बॉक्स यानी R की वैल्यू हो गई। तो अब हम S कैसे निकालेंगे? हमें व्हीटस्टोन का फॉर्मूला पता है, P/Q इक्वल्स टू R/S। क्या रखेंगे? P की वैल्यू, क्या रखेंगे R की वैल्यू, और क्या रखेंगे S की वैल्यू।
knowing that 100 ohm key, 1000 ohm key and 20 ohm keys are plugged out. बोले value of P. नहीं रिस्पेक्टिवली रख देंगे. So P equals to 100, Q equal to 1000, R equals to 20 and then पता लगा लेंगे S कितना होगा. 20,000. Yes, sir. ये तीनों का काम तो एक ही हुआ ना. मीटर ब्रिज, लीड स्टोन, पोस्ट ऑफिस तीनों सिमिलर हैं, मॉडिफिकेशंस हैं. Yes. तो अब ये तीनों हो गए हमारे रिएस्टर और रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए. नोट कर चुके होंगे. Yes. Yes, sir. और याद कैसे रखना है ये सब ध्यान देना. नाउ इसके बाद जो हमारे 2-3 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एमीटर, वोल्टमीटर और कैलिब्रोमीटर. ये किस तरीके से काम करते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर की, इसके ऊपर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज लिखी हुई है. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गैल्वो ये DC moving coil. मूविंग. तो दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर भी कई तरीके के हैं. इनके प्रॉपर डिटेल्ड तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में है, बट यहाँ पर बहुत ब्रीफली Electromagnetic induction. नहीं, इंडक्शन नहीं है. इसका ब्रीफली आप समझ सकते हो. जिस प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है उसी प्रिंसिपल पर ये भी काम करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि अगर किसी कॉइल को, अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसको रोटेट करें. अगर उसमें करंट जाएगी तो वो रोटेट कर जाती है. Yes, sir. Yes, Electromagnetic sir. induction. हाँ, if we allow current in a coil which is placed in a magnetic field, then the coil will start rotating. Same principle इसका भी, same principle भी. मतलब इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर इंटरनली कोई coil होती है और वो coil between the magnets, मतलब हल्का फुल्का समझा देते हैं आपको. हॉर्स शू मैग्नेट्स होते हैं. मैग्नेट्स भी कई तरीके के हैं. नॉर्थ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट्स के बीच में एक सिलेंडर लेते हैं. ये सब नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्ली बताएंगे. इस सिलेंडर के ऊपर एक कॉइल्स होती हैं. स्प्लिट रिंग होती है, स्लिप रिंग होती है. स्लिप रिंग वाला कंसेप्ट नहीं है इसमें, वो नहीं है. सिंपल सिलेंडर के ऊपर तार लपेटे गए. ओके सर. कंस्ट्रक्शन पे मत जाओ, अभी कोई काम नहीं है इसका में. बहुत अगले चैप्टर में डिटेल में आएगा. ये सिंपल सा है. नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल है और वो कॉइल पॉइंटर से अटैच है. वही पॉइंटर जो हमको बाहर दिखता है, मतलब ये पॉइंटर जो हमको बाहर दिखता है. जितने खुराफाती लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो और घर पे प्रॉब्लम ना हो आपके, तो ये सारे स्क्रू खोलना है इसके. ये बहुत सस्ते आते हैं, मतलब कहीं भी मिल जाएंगे. ग्लास खोलोगे ना तो अंदर आपको दिख जाएगा ये कॉइल और मैग्नेट वैग्नेट सब दिख जाएंगे इसमें. कोई एक है जो ये काम जरूर करेगा. यस सर. कौन? सर वो मानेगा ही नहीं. और यहाँ पर टॉर्सनल स्प्रिंग्स वगैरह होती है. तो उस समय क्या मतलब है कि अंदर क्या है, हमें को सिर्फ ये समझना है. जैसे ही कोई करंट इसमें पास करोगे आप, ये कॉइल घूमेगा ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑन विच मोटर वर्क्स. और ये कॉइल जब घूमता है तो जो निडल का डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में निडल आपकी 0 पे होती है. करंट पास होने के बाद अगर वो निडल
थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो दैट एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट। ये इसका बेसिक रूल आपको फिलहाल इस चैप्टर के लिए ध्यान रखना है। प्रॉपरली कैसे काम करता है, क्यों घूमता है, क्यों टॉर्क लगती है और क्यों थीटा प्रोपोर्शनल टू आई है, ये सब का आंसर अगले वाले चैप्टर में है। फॉर अ टाइम बिंग आप सिर्फ ये समझिएगा कि इसके अंदर एक कॉइल है, मूविंग कॉइल है, तो वो कॉइल मूव करेगी, बट ट्रांसलेटरी मूव ना करके रोटेशनल मोशन करेगी बिकॉज ऑफ सम टॉर्क। और मैन्युफैक्चर करने वालों ने इनको इस तरीके से बना रखा है कि जो वो डिफ्लेक्ट करेगा निडल, वो प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ अ करंट होता है फिलहाल। बट क्योंकि किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर एक हाईएस्ट डिफ्लेक्शन भी होगा, जैसे यहाँ पर जो 30 लिखा है फ्रंट साइड पर, तो मैक्सिमम कितने एंगल तक डिफ्लेक्ट करा सकते हो आप? 90। नहीं, मतलब मैक्सिमम, भाई इसका एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो गाड़ी का स्पीडोमीटर देख लो, स्पीडोमीटर की सुई मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? यस सर 30 तक जितना भी स्कूटी बाइक कार है तो कार पहुंच 1 डिग्री लेते हैं तो 30 डिग्री होगा, तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन होगा इसका। देयर इज अ हाईएस्ट डिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है इसमें निडल अपने लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। तो जिस अमाउंट ऑफ करंट पर ये निडल अपने लास्ट पॉइंट पर रीडिंग दे रही होगी, उस करंट को बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एंड नॉर्मली इसको आईजी से डिनोट करते हैं। आईजी कॉल्ड एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो क्या होगा जब इससे ज्यादा करंट पास करेंगे? डिफ्लेक्शन वहीं पर रुक जाएगी। डिफ्लेक्शन तो ये वही हो गया, गाड़ी का स्पीडोमीटर 220 तक बना हुआ है, 300 की स्पीड पर गाड़ी लेके चलो, पहली बार तो जाएगी रहेगा, पहली बार तो चलेगी नहीं, और जाएगी नहीं और चल भी गई तो सुई क्या दिखाएगी आपको? सर, मैक्सिमम रीडिंग जाएगी तो वही एक जगह स्टिल हो जाएगी 30 पे। तो हम ये मान के चले कि सेंसिबल पर्सन्स इसको यूज कर रहे हैं, मतलब वो उतना करंट इसमें भेजेंगे ही नहीं जिसके बाद निडल डिफ्लेक्ट ही ना कर पाए। तो आईजी कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। मान लीजिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पर ये निडल 60 डिग्री एंगल पर जाती है, 60 डिग्री एंगल रोटेट करके इसका पूरा डिफ्लेक्शन आता है, और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 मिली एम्पियर पे आता है, which means कि after a 60 degree rotation the current is 30 मिली एम्पियर। तो फिर अगर निडल 20 डिग्री से रोटेट हुई होगी तो क्या करंट आ रही होगी वहां पर? थीटा प्रोपोर्शनल टू वाई का कंसेप्ट लगाओ। 10 मिली एम्पियर। ये लगा, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि if the full scale deflection comes at 60 degree angle for which the current is 30 milli ampere, then what will be the current at a deflection of 22 degree, at deflection of 28 degree? तो deflection and current proportion है, ये प्रिंसिपल यूज कर लेंगे। ठीक है? यस चलिए, तो गैल्वेनोमीटर्स मेनली तो काम होते हैं इनके करंट को डिटेक्ट करने का, कि किसी सर्किट में किसी वायर में करंट है या नहीं है, मेजर करने के लिए काम नहीं करती इसको। मेजरमेंट्स ऑफ करंट करने के लिए हम एमीटर का यूज करेंगे। और गैल्वेनोमीटर्स को सर्किट्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर सर्किट्स में आप सिंपली एक सर्किल, उसके अंदर जी लिख दो, और बस ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन है इसका। What can be the maximum current in this galvanometer? IG is the maximum current through the galvanometer। उसके बाद डैमेज हो जाएगा। यस IG करंट पर इसकी निडल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देगी, उसके बाद कह देगी सॉरी इसके बाद हम डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको ज्यादा करंट भेजनी है तो भेजो, मैं डैमेज हो गया।
और इसके अंदर एक इनविजिबल कॉइल है, कॉइल मतलब वायर्स हैं, तो नेचुरली उसका एक रेजिस्टेंस होगा, उसको हम आरजी से डिनोट करेंगे। आरजी रेजिस्टेंस ऑफ दोज वायर्स जिनके थ्रू ये कॉइल को बनाया जाता है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज क्या सस्टेन करा सकते हैं यहाँ पर, IG into R plus IG into RG। उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज कह दीजिए। फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज इज IG into RC। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। उसके बाद कहा जाता है कि जो एमिटर्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और गैल्वेनोमीटर्स क्या होते हैं और एमिटर क्या होते हैं, वो ज्यादा बड़ी करंट्स को मेजर करते हैं और गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे से करंट्स को डिटेक्ट करते हैं। मिली एम्पियर तक की करंट्स को पता लगाते हैं कि है या नहीं, नापते नहीं है उसको, करंट है या नहीं है सिर्फ ये पता लगाओ। अगर आपको करंट की मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा? ammeter। तो वो कैसे लगाते हैं? मान लो हमें किसी ब्रांच में करंट मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है 6 वोल्ट की, 1 ओम उसका रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। तो हम सबको पता है कि मैथमेटिकली इसमें कितनी करंट जा रही होगी, फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ पर। अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी 1 ओम 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। बट ये तो आपको मैथमेटिकली पता है। किसी ने कहा कि भैया नाप के दिखाओ इसको जरा, तो हम मार्केट में हमें गए और हमने एमीटर खरीदा और एमीटर को ले जाकर के कनेक्ट कर देंगे। एमीटर को जिस ब्रांच की करंट मेजर करनी है उस ब्रांच के सीरीज में लगाना होगा। मतलब अगर मुझे इसे 2 ओम के साथ इसे 2 ओम की करंट मेजर करनी है तो मुझे इसे 2 ओम के वायर को काटना पड़ेगा और वायर को कट करके वायर का एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो एमीटर के 2 टर्मिनल्स हैं उनसे जो कनेक्ट करने पड़ेंगे। एमीटर में भी 2 कनेक्शन हैं यहाँ पर। तो सर्किट के जिस वायर में करंट मेजर करनी है पहले उस वायर को कट करिए, कट करने के बाद वहां एमीटर फिट कर दें, यानी यहां पर कनेक्ट कर दीजिए एमीटर को। कनेक्शन करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि जो एमीटर के टर्मिनल्स होने चाहिए प्लस और माइनस, वो इस तरीके से कनेक्ट करने चाहिए कि करंट प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाए। उसके लिए गैल्वेनोमीटर नहीं, जैसे करंट की जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन के हिसाब से चलना होगा आपको। जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन में एमीटर का पहले प्लस टर्मिनल आना चाहिए और फिर दूसरे साइड नेगेटिव टर्मिनल आना चाहिए इसका। अगर ऐसा कनेक्शन नहीं किया तो एमीटर कुछ नहीं दिखाएगा, डिफ्लेक्ट ही होगा। जिस ब्रांच में करंट मेजर करनी है उसको कट करो, कट करके उस कट वाले पोर्शन में एमीटर फिट कर दीजिए और उसकी फिटिंग ऐसे करनी होगी कि करंट एमीटर के अंदर प्लस से माइनस की तरफ जाए। अब ये एमीटर का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करके बता देगा कितनी करंट आ रही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि एमीटर के अंदर भी कॉइल्स होते हैं, इसमें भी रेजिस्टेंस है, तो कुछ इसमें भी रेजिस्टेंस होगी। तो जब आप एक वायर को कट करके और उसकी जगह पर एमीटर फिट करोगे तो एक नया रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, करंट कुछ कम हो जाएगी। तो जो ये करंट मेजर करेगा वो क्या 3 एम्पियर मेजर करेगा? नो सर, कम करेगा। मतलब प्रैक्टिकली एमीटर्स जो करंट मेजर करते हैं वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम करंट्स मेजर करते हैं, बिकॉज उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, इनके अंदर कॉइल्स होते हैं, क्योंकि ये भी इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये आइडियल एमीटर है तो आइडियल एमीटर किस चीज को बोलोगे? अगर ये इसमें जीरो रेजिस्टेंस हो। हाँ, एमीटर को ऐड करने से सर्किट के रेजिस्टेंस में अगर कोई फर्क ना पड़े तो वो आइडियल है। तो अगर ये आइडियल एमीटर है तो क्या रीडिंग आएगी? तब तो 2 एम्पियर ही आएगी। देन इट विल रीड 2 एम्पियर। बट अगर ये नॉन आइडियल है, प्रैक्टिकल है,
लेस देन 1। अब कितना लेस देन 2 एम्पियर में कितना लेस, वो डिपेंड करता है कि एमिटर का क्या रेजिस्टेंस। सपोज एमिटर का रेजिस्टेंस RA है, तो नॉन आइडियल कंडीशन में क्या रीडिंग बन रही होगी इसका? 6 divided by 3 3 plus प्लस RA। RA। तो अगर कहा जाए कि एमिटर की रेजिस्टेंस की वजह से हमारे रीडिंग में कितनी एरर आ रही है, क्योंकि हमने तो एमिटर ये सोच के लगाया था कि एमिटर में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो हमारा आंसर तो आना चाहिए था 2 एम्पियर का, बट एमिटर के रेजिस्टेंस की वजह से हमारी रीडिंग्स कुछ और आ रही है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं आ रही, उससे कम आ रही है। तो इसका मतलब बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर व्हाट इज एरर इन द रीडिंग, एरर इन द रीडिंग ऑफ करंट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर। सर जो रीडिंग आई है और जो आइडियल की आती है उसको माइनस कर देंगे। एक्सपेक्टेड से और तो रीडिंग 2 आनी चाहिए थी, इस न्यूमेरिकल डेटा के हिसाब से 2 एम्पियर रीडिंग होनी चाहिए थी। यस सर। रीड कुछ और कर रहे हो, वो रीड कर रहे हो 6/3 प्लस RA। समझ पाए इसको? यस Yes, sir. अब इसको अगर हम प्रॉपरली बात करें, सिंबॉलिक हटा दें, न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 1 और 2 मिला करके जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, सपोज, मतलब अपार्ट फ्रॉम द एमिटर रेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इज कैपिटल R एंड दिस इज सम वोल्टेज कैपिटल V। तो आइडियल एमिटर रीडिंग बाय द आइडियल एमिटर should be V divided by कैपिटल R। total resistance. But if the emitter is non-ideal, then it will read V upon capital R plus RA। RA। So this difference is the error। Yes sir। और इसमें fractional error क्या हुआ? So divided by actual value, कैपिटल V by R। कितना आएगा इसको सिंप्लीफाई करने पर? मेरे हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा RA अपॉन R प्लस RA। यस सर। यस सर। RA अपॉन R प्लस RA। यस सर। एंड हमने कहा ना कि हमारा कंसर्न होता है कि फ्रैक्शनल एरर अप टू 5% एक्सेप्टेबल है। तो RA और R में कैसा रिलेशन होना चाहिए ताकि हमारा फ्रैक्शनल एरर 5% से ज्यादा ना आए, मतलब ये वैल्यू लेस देन 5%, यानी कि फ्रैक्शन में 5/100 उससे कम है तो एमिटर चलेगा। तो RA कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ R? should be less than R divided by 19। यस 19। यस। तो ऐसा एमिटर जिसकी रेजिस्टेंस रिमेनिंग सर्किट के रेजिस्टेंस का 1/19 से कम है, ऐसा एमिटर अलाउड है, 5% से ज्यादा एरर नहीं देगा। यस सर। सो फिर से बोलता हूँ, आइडियल एमिटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, नॉन आइडियल एमिटर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होंगी, इसीलिए आइडियल एमिटर के रीडिंग और नॉन आइडियल एमिटर के रीडिंग्स में डिफरेंस हमेशा रहेगा। क्या आइडियल एमिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा? आइडियल एमिटर में करंट तो जाएगी, आइडियल एमिटर में करंट जाएगी, बट क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, करंट है रेजिस्टेंस नहीं है, ओम्स लॉ के हिसाब से आइडियल एमिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 मिलेगी। 0 हो जाएगी। एंड देन आते हैं आइडियल वोल्टमीटर, लास्ट पॉइंट इसको कंप्लीट करेंगे आज, 2 मिनट लगेंगे। आइडियल वोल्टमीटर,
वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं पहली बार, और जिस एलिमेंट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है आप, पैरेलल में लगाते हाँ देखिए, एमीटर को लगाने के लिए जिस वायर में करंट मेजर करती थी पहले उस वायर को कट करना होगा, और उसके बाद जहां पर कट कर रहा है वहीं पर एमीटर के कनेक्शंस करने होंगे। मतलब एमीटर उस वायर के सीरीज में गया, तो ये पैरेलल में लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए मुझे इस आर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो जिस एलिमेंट के पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर करना चाहते हो उसके बिल्कुल पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दें। मतलब इसमें वायर को कट करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना कट किए वोल्ट मीटर को फिट कर दीजिए पैरेलल में। यस सर। ठीक है, मान लेते हैं ये 6 है, एक बार फिर से ये 1 है और ये 2 है, तो हमको क्या रीडिंग आएगी? देखिए, वोल्ट मीटर लगाने से पहले यहाँ पर क्या वोल्टेज बन रहा होगा न्यूमेरिकली? 1 ओम, 2 ओम और 6 वोल्ट। यहाँ पर कितनी करंट आ रही होगी? 2 एम्पियर की। 2 एम्पियर की करंट 2 ओम के रेजिस्टेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। उसको कन्फर्म करने के लिए हम एक वोल्ट मीटर खरीद के लाए और उसको लगा दिया यहाँ पर। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वोल्ट मीटर में कितना डिफ्लेक्शन आएगा? 4 वोल्ट का आना चाहिए। तो अगर ये आइडियल है देन इट विल रीड 4 वोल्ट। इसका मतलब आइडियल वोल्ट मीटर को लगाने से सर्किट के रेजिस्टेंस में फर्क ना पड़े। क्या कह रही मम्मी? यस। तो ऐसा कब होगा? आइडियल वोल्ट मीटर को लगाने के बाद सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई फर्क ना पड़े। इसके लिए इस वोल्ट मीटर में क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए? इन्फिनिटी। क्योंकि वोल्ट मीटर आपके इस 2 ओम के साथ पैरेलल में लगा है। यस सर। सपोज वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आरवी है, तो दैट आरवी इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आरवी, अगर ये वैल्यू 2 के बराबर ही आ जाए तो इसका मतलब वोल्ट मीटर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यस सर। यस सर। बट ऐसा होगा कब? देखिए, जब इनफिनाइट होगा, क्योंकि सर उस कंडीशन में केवल आर से करंट से चला जाएगा पूरा उसमें जाएगा ही इससे भी प्रूव कर सकते हैं। इससे भी अगर ये 2 के बराबर है, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखो ना। रेसिप्रोकल फॉर्म में 1/2 प्लस 1/RV इक्वल्स टू 1/2। 1/2 कैंसिल। रेसिप्रोकल फॉर्म में 1/RV 0 तो आरवी एंड दैट इज व्हाई आइडियल वोल्टमीटर मस्ट हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि तभी ऐसा होगा कि इसको कनेक्ट करने के बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी। और बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन द आइडियल वोल्टमीटर, करंट वाया वोल्टमीटर नहीं जाएगा। आइडियल एमीटर में करंट जाता है, लेकिन आइडियल एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होती। और आइडियल वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट इसके थ्रू करंट नहीं जाती। मतलब ये जिस पर्पस के लिए बनाए गए थे सिर्फ वही पर्पस दिखाई जाता है। नो करंट वाया द आइडियल वोल्टमीटर एंड नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आइडियल एमीटर। Ideal voltmeter must have infinite resistance in order to have same resistance in the circuit as before the connection of voltmeter. Point समझ में आया? Yes sir. यस सर। But क्योंकि वोल्टमीटर प्रैक्टिकली कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो प्रैक्टिकली जैसे ही वोल्टमीटर लगेगा यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, पैरेलल में लगा देंगे। पैरेलल में कम हो जाएगा। और अगर सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। Yes. जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। सही है। मोर करंट मतलब लेस टर्मिनल वोल्टेज। Yes sir. यानी यहां पर पहले से कम वोल्टेज आएगी, यानी कि आइडियल वोल्टमीटर विल रीड लेस वोल्टेज देन द
non-ideal voltmeter will read less voltage as compared to the ideal voltmeter. Yes, sir. Point got clear हुआ point? Yes, sir. Yes, sir. तो आइडियल वोल्टमीटर अगर किसी सर्किट में लगा है, फिर से बोलता हूँ, तो उस ब्रांच में कितनी करंट दिखाओगे? मान लो केवीएल लगाना है तो इस ब्रांच में कितनी करंट दिखाएं? आइडियल वोल्टमीटर वाली ब्रांच 0 और आइडियल एमीटर वाली ब्रांच में करंट होगी, बट वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। Yes. ठीक है पॉइंट? यस सर, हमारे जो नॉर्मल वोल्टमीटर और एमीटर होते हैं सर, इन दोनों में रेजिस्टेंस क्या होता है? मतलब नॉर्मल माइक्रो ओम्स या मिली ओम्स एमीटर्स में होते हैं और किलो ओम्स या मेगा ओम्स वोल्टमीटर्स में होते हैं। यस कोई इस अनपढ़ स्टूडेंट है, उसको नहीं पता था कि एमीटर वोल्टमीटर कैसे लगाने, और उसने गलत कनेक्शंस कर दिए। आइडियल एमीटर आइडियल वोल्टमीटर का गलत कनेक्शन कर दिया, उसको पता ही नहीं था कि कैसे करना होता है। और एक दूसरा था, वो भी उसी कैटेगरी का है, दोनों सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब उसने इस तरीके से लगा दिए। और एक थोड़ा सा इन दोनों से कुछ बेटर। आप बताओ इन तीनों डायग्राम्स में एमीटर और वोल्टमीटर क्या क्या रीडिंग करेंगे? सबसे पहले इस मिडिल डायग्राम में यहाँ क्या रीडिंग आएगी, यहाँ क्या रीडिंग आएगी? 0 होगी सर। 0 आनी चाहिए। आइडियल Zero होगी। वोल्टमीटर जिस सर ब्रांच, इतना हाँ, ज्यादा जिस ब्रांच रेजिस्टेंस में, है कि जाएगा ही नहीं करंट उसमें। हाँ, आइडियल Yes. वोल्टमीटर करंट को ब्लॉक करता है, तो जिस ब्रांच में वो लगा है उस ब्रांच में से तो करंट जाएगा ही नहीं, और उसी ब्रांच में एमीटर भी है, Yes, sir. यस तो फिर यहाँ पर करंट जाएगी नहीं, यानी ये कह रहा है 0। ये क्या रीडिंग देगा? पोटेंशियल मेथड पे आओ। सपोज यहाँ 0 पोटेंशियल है, सर्किट में करंट है नहीं, तो 2 ओम के साथ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, तो फिर यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पोटेंशियल 12 होगा, यहाँ पर पोटेंशियल 12 होगा। आइडियल एमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, तो इधर 12 है तो इधर भी 12 हुआ, तो इसका मतलब वोल्टमीटर 12 वोल्टमीटर तो रीडिंग दे रहा है, एमीटर कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। सेकेंड डायग्राम में सर इसमें वोल्ट मीटर 0 हो जाएगा। इसमें करंट नहीं जाएगा, वोल्ट मीटर की साइड से करंट जा ही नहीं सकता अगर वो आइडियल है तो कहाँ से ले जाए करंट को? फिर सर एमीटर से हो जाएगा। कितना करंट जाएगा? 12 वोल्ट 2 ओम और कोई सर 6 एम्पियर। तो एमीटर 6 एम्पियर रीड कर देगा। पोटेंशियल मेथड पे चलते हैं। पोटेंशियल 0 एट दिस पॉइंट। Yes, sir. एमीटर के साइड पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं, 0 तो वोल्ट मीटर के एक तरफ 0 और दूसरे तरफ भी 0, वोल्ट मीटर 0 रीड करेगा। ये होते हैं जब गलत कनेक्शन हो जाते हैं। तो पहले डायग्राम में ये सही है, ये जिसने भी बनाया, जिस स्टूडेंट ने बनाया थोड़ा पढ़ा लिखा है, क्या बनेगा रीडिंग? मीटर में 6 और मीटर में 12। 6 एम्पियर, क्योंकि वो करंट 12 से गया, एमीटर में गया, इधर गया, 2 ओम में आ गया। इसने मना कर दिया कि हमारे थ्रू करंट नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, 2 ओम के अंदर 6 एम्पियर की करंट जाएगी, तो यहाँ 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और 12 वोल्ट के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। 12 ये प्रॉपर वे है। और अगर कनेक्शंस नहीं पता होंगे तो ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में भी हमें एमीटर वोल्ट मीटर लगाने होते हैं। यस सर।
राइट, और उसमें भी जेई पूछ चुका है चार ऑप्शन इस तरीके के चार डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज प्रॉपर करेक्ट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो चौथी पॉसिबिलिटी क्या थी उस क्वेश्चन, किसकी? मतलब जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं चार डायग्राम्स वाले? नहीं, वो ये नहीं है, वो थोड़ा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो ये नहीं है। वो क्वेश्चन मिलता जुलता है, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कनेक्शन से कैसे करे जाते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में होंगे कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। रीडिंग्स ऑफ आइडियल एमिटर वोल्टमीटर के ऊपर अगली क्लास में क्वेश्चंस होंगे। प्लस एक टॉपिक रह गया है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू द एमिटर एट अ वोल्टमीटर। सर पोटेंशियोमीटर और वो है, बस खत्म। अगली क्लास लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की। जो नेक्स्ट क्लास है वो उसकी क्लोजिंग होगी, मतलब एंड हो जाएगा। सर अभी शीट 2 भी डिस्कस करनी बची है, आप कब करवाएंगे? कल आप रेडी रहिए, क्योंकि कल का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कल डिस्कशन हो जाएगा। शीट 2 मतलब कौन सा, आरसी? सर हाँ सर, वो आरसी हमारे ठीक है बैच उसमें। हमारे बैच में तो मैंने ऑप्शन दिया ही था, तुम्ही लोगों ने मना कर दिया था। Excuse me, sir.